नमस्कार साथियों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंबाइन रेस मॉक 103। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर 40% एंड 80% लेसर देन ए थर्ड नंबर, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर बी एनहांस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। देखिए मान लेते हैं यहां पर फर्स्ट नंबर है, इधर हमारा सेकंड नंबर है और इधर हमारा थर्ड नंबर है। अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं तो हमें गिवन है कि जो पहला नंबर है वो 40% कम है यानी कि 60 हो जाएगा। क्लियर है। और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे से 80% कम है यानी कि 20 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको बताना है कि ये जो सेकंड है इसे कितना हम इंक्रीज करें ताकि फर्स्ट नंबर आ जाए। तो ये फर्स्ट नंबर जो है ये इससे कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, डिवाइड बाय 20 जिससे कंपैरिजन हो रहा है। हम बता रहे हैं कि 20 से कितना ज्यादा है तो इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आएगी। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे इसका ये 2 गुना 100 कितना आ जाएगा भी 200%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सेकंड नंबर है अगर हम उसे 200% बढ़ा देते हैं तो हमें जो फर्स्ट नंबर है वो मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सेकंड क्वेश्चन है, Ramesh purchases 75 articles for 10800 and sells them at a loss equal to the selling price of 5 articles। देखिए इसने 75 आर्टिकल्स 75 वस्तुएं इसने खरीदी हैं और फिर उन्हें बेचकर इसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है। वो जो 75 वस्तुएं हैं वो इसने 10,800 रुपए में खरीदी थी। तो आपको बताना है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है। देखिए इसे लॉस हुआ है और आप जानते हैं लॉस क्या होता है। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। जितने में आपने खरीदा है जितने में आप बेच रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है सीपी माइनस एसपी, ये लॉस होता है। ठीक है। तो 75 आर्टिकल्स जितने में खरीदे गए जो इनका कॉस्ट प्राइस है और यही 75 आर्टिकल्स जितने में बेचे गए, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम लॉस कहेंगे। लॉस यही होता है सीपी माइनस एसपी। क्लियर। जितने में खरीदा और जितने में बेच रहे हो इनका डिफरेंस। और ये जो लॉस है ये हमें किसके बराबर गिवन है, 5 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल गिवन है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 75 सीपी इज इक्वल टू 80 एसपी। अब जो 75 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है ये तो हमें गिवन है, तो इसकी जगह पर हम 10,800 रख सकते हैं बराबर 80 एसपी। यानी कि 80 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 10,800 के बराबर हो गया। हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है, तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो आ जाएगा 10,800 और डिवाइड बाय 80। क्लियर है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 तिये 24, 8 पंजे 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार है जो कि ये अलग अलग स्कीम देता है डिस्काउंट की। इसमें से आपको बताना है अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। आपको बताना है कि किस स्कीम में जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम आएगा। देखिए सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगा, जब ये दुकानदार कम से कम डिस्काउंट देगा। जब ये सबसे कम डिस्काउंट देगा तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस आएगा वो मैक्सिमम आएगा। क्लियर है। यानी कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कहां पर डिस्काउंट जो है वो सबसे कम है। क्लियर है। ये हमें चेक करना है। तो देखते हैं। देखिए इधर देखिए पहला जो डिस्काउंट है ये हमें गिवन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच। तो पहला 15% और दूसरा भी 15%। सेकंड जो है इसमें हमें गिवन है 25% एंड देन 5%। क्लियर है। तीसरा जो है वो हमें गिवन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। और चौथा जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है अ डिस्काउंट ऑफ 30%। क्लियर है। तो यहां पर ये एक फ्लैट डिस्काउंट हमें गिवन है 30% का। अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि कहां पर सबसे कम डिस्काउंट दिया गया। क्लियर है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक ऑप्शन में से देखिए, एक तो ये तरीका है कि ये जो सीरीज डिस्काउंट है इसे एक सिंगल डिस्काउंट में बदला जाए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसे सिंगल डिस्काउंट में बदल सकते हैं। एक तो वो तरीका है, उससे फिर हम चेक कर लेंगे कि इसमें सबसे कम है। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन में से आप जो छोटी वैल्यू है उसे उठाइए। जैसे ये दोनों तो सेम है तो किसी भी वैल्यू को आप उठा सकते हैं इसमें से। मान लेते हैं ये वैल्यू, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है अभी, सॉरी, हर एक ऑप्शन में से जो बड़ी वैल्यू है उसे हम देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर ये दोनों सेम है तो यहां पर 15 आ गया। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, ये है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, ये है। इसमें
एक ही है तो यहां पर 30। अब ये जो हमारे पास चार वैल्यू आई है, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है? 15%। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वहां पर सबसे कम डिस्काउंट दिया गया है। क्लियर है? तो यहां पर सबसे कम डिस्काउंट दिया गया है, और अगर यहां पर सबसे कम डिस्काउंट दिया गया है इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो यहीं पर मैक्सिमम आएगा। अब आपको ऑप्शंस जो गिवन है, पहला ऑप्शन है स्कीम 4, दूसरा है स्कीम 3, स्कीम 2 और स्कीम 1, और हमारा आंसर क्या है? स्कीम 1। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एक लैपटॉप चार्जर का जो एमआरपी है, जो इसका मार्क प्राइस है, ये हमें गिवन है 2540 रुपए। जब आप इसे खरीदते हैं तो आप डाउन पेमेंट करते हैं, यानी कि खरीदते समय जो आप कैश पेमेंट करते हैं तो वो 1340 रुपए की है। अगर हम इसे घटा देते हैं तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, और ये कितना आएगा भी? 1200 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? तो 2540 में से जब आप इसे खरीदने गए तो 1340 तो आपने तुरंत उसी टाइम पर पेमेंट कर दी, बाकी जो बच गया वो आपने किस तरीके से दिया? वो एक तरीके से आपने इंस्टॉलमेंट में दिया, एक ही इंस्टॉलमेंट दिया आपने, 1205 रुपए एक महीने के बाद दे दिए। ठीक है? तो यहां से आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए यहां पर जो इंस्टॉलमेंट आपने दी है वो 1205 रुपए की दी है। टाइम जो है वो कितना है भी? 1 मंथ हमें गिवन है। ठीक है? इसे हम ईयर्स में बदल सकते हैं, 1/12 लिख लेंगे, और रेट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए इधर, देखिए ब्याज कितना दिया है? 1200 बचे थे, आपने 1205 दिए, यानी कि ब्याज दिया आपने 5 रुपए का। ठीक है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। तो ब्याज जो है इंटरेस्ट की जगह पर मैंने रख लिया 5 रुपए। अब प्रिंसिपल कितना है? 1200। रेट कितनी है? कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना है? 1 महीना, जिसे हम 1/12 लिख सकते हैं, और इंटू 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5% पर एनम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज 144। देखिए दो संख्याएं हैं, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 25 आता है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 144 है। क्लियर है? आपको बताना है कि इनका डिफरेंस क्या है। देखिए दो ऐसी संख्याएं जिन्हें अगर हम ऐड करें तो 25 आए, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। तो हमें 144 के फैक्टर्स देखने हैं, तो कौन कौन से होंगे? 9 और 16। 9 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहां से हमें उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो a माइनस बी जो है वो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 यानी कि 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1,82,000 रुपए की धनराशि को अपने दो लड़कों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराता है कि 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें एक समान राशि मिले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 33 वार्षिक है और दोनों लड़कों की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष है, तो छोटे लड़के के खाते में कितना पैसा जमा कराया गया, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो कैसे होगा? सुनिए ध्यान से। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 33 इसे हम क्या लिख सकते हैं अभी? इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू रखी हुई है सबसे पहले आप इसे लिखें, उसके बाद आप इसको ऐड करके लिख दें, तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहां पर देखिए एक की जो एज है वो 12 वर्ष है, जब ये 18 वर्ष का होगा तो ये 6 साल तक इंटरेस्ट कमा चुका होगा उस पैसे पर जो इसके अकाउंट में जमा करा दिया गया था जब ये 12 वर्ष का था। क्लियर है? एक की जो एज है वो 15 वर्ष है, जब ये 18 वर्ष का होगा तो ये 3 साल तक इंटरेस्ट कमा चुका होगा उस पैसे पर जो इसके अकाउंट में जमा कराया गया था जब ये 15 वर्ष का था। क्लियर है? तो एक को जो पैसा मिला है, एक को जो इंटरेस्ट मिला है वो 6 साल तक मिला है, एक को इंटरेस्ट मिला है 3 साल तक। तो ये जो हमारे पास टाइम आया है हमें इनका गैप लेना है, 6 और 3 का हमें गैप लेना है। क्लियर है? इनका जो गैप होगा वो कितना होगा? 3 साल का होगा। देखिए इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, इनका जो गैप है, ये जो जितने टाइम के लिए इन्हें इंटरेस्ट मिला है इसका जो गैप है, या फिर इन दोनों की एज का जो गैप है वो सेम ही है। इन दोनों की एज का गैप भी तो 3 ही है, तो आप ये चेक करने के बजाय आप सीधा यही देख लो कि इनकी एज का गैप कितना है। क्लियर है? वैसे तो प्रॉपर मेथड तो यही है, यही देखा जाता है कि इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए मिला है।
क्लियर है, क्योंकि अगर मान लो यहां पर 18 साल होता, यहां पर 17 साल होता, तो यहां पर वैल्यू 2 होती, यहां पर 6 होती, तब ये गैप 4 का आता, लेकिन एज का तो तब भी 3 का ही रहता, लेकिन 4 के हिसाब से करते। क्लियर है। तो अगर ये बाद में टाइम हमें सेम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनकी एज का ही डिफरेंस ले लेंगे, और इनकी एज का डिफरेंस जो है वो 3 साल है। तो अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए इनकी एज का गैप 1 साल होता तो हम इसी रेशियो में वो जो पैसा है 1,82,000 इसी रेशियो में बांट देते। अगर इनकी एज का गैप 2 साल है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और उस रेशियो में बांट देंगे। अगर गैप 3 साल है तो हम इसका क्यूब करेंगे और उस रेशियो में बांटेंगे। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो यहां पर इसका क्यूब और इधर इसका क्यूब, तो ये वैल्यू 27 आ जाएगी और ये वैल्यू 64 आ जाएगी। जब आप इस रेशियो में बांटोगे तो कितना आएगा, भी हमें ये वैल्यू डिवाइड करनी है और जो छोटा लड़का है उसके अकाउंट में कितना पैसा, यानी कि हमें 27 की वैल्यू बतानी है। तो ये कितना आ जाएगा, 1,82,000 डिवाइड बाय इनका सम कितना है 91 और मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 54,000। यानी कि जो छोटा लड़का है उसके खाते में कितने पैसे जमा कराए गए, उसके खाते में 54,000 रुपए जो है वो जमा कराए गए। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इधर सभी ध्यान से। नेक्स्ट है, x वह सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 आता है। यदि x 2000 और 2500 के बीच में है तो x के अंकों का योग क्या है। देखिए जब भी अंकों का योग पूछा जाए, सम ऑफ डिजिट्स, इसे ही डिजिटल सम बोलते हैं। क्लियर है। तो आपको पता है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही 9 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो जब सम ऑफ डिजिट्स की बात आती है तो 3 और 9 से आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें 3 हमें गिवन है। देखिए 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। इसमें 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर 5,625 रुपए जो है ये डिवाइड किए गए ए, बी और सी में। हमें गिवन है कि जो ए को मिला है वो बी प्लस सी का 1/2 है। फिर हमें गिवन है कि जो सी को बी को मिला है वो ए प्लस सी का 1/4 गुना है। क्लियर है। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं, देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है कि ए को जो मिला है वो बी से कितना ज्यादा है, यानी कि हमें ए और बी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो ये कितना है 3 है, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो ये कितना है 5 है। अब ये जो 3 आया ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ये जो 5 आया ये भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ये अलग अलग वैल्यू आई, लेकिन ये वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, a प्लस बी प्लस सी तो सेम आना चाहिए था। तो इसको सेम कर लेते हैं। इसको सेम करने के लिए मैं यहां पर 5 से और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब हम इसे 5 गुना करेंगे तो ये वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये भी 5 गुना हो जाएगी। ऐसे ही जब इधर 3 गुना किया गया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा और ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहां पर a की वैल्यू जो है वो 5 है और यहां पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस लें, 5 और 3 का डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि हमें 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। और टोटल कितना है 15। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है 15 की है और हमें 2 की बतानी है। क्लियर है। a माइनस बी अगर आप करते हैं तो ये 5 माइनस 3 यानी कि 2 आएगा। तो यहां से 5,625 जो है ये 15 की वैल्यू है, तो 1 की इतनी आ गई और 2 की इतनी आ गई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 से देख लेते हैं भी, 15 तिये 45, 15 सत्ते 105 और 15 पंजे 75। इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर to do a certain work, A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day. If A can finish the work in 48 days, if the work gets completed in 11 1/3 days, then B alone can finish 4 times the same work in. देखिए हमें गिवन है कि A और B जो है ये अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। क्लियर है।
अब हमें गिवन है कि बी ने काम करना स्टार्ट किया और ये काम 11 से ही 1/3 दिनों में कंप्लीट हुआ है। देखिए अगर बी ने काम करना स्टार्ट किया है, पहले दिन बी ने स्टार्ट करा, टोटल जो हमें टाइम गिवन है वो हमें गिवन है 11 से ही 1/3 दिन। अब बी ने स्टार्ट करा है, इधर है ए, तो ये बताइए अगर हम इन 11 से ही 1/3 दिन में से अगर हम पहले 10 दिन को बांट लें इनमें दोनों में, तो जब हम 10 दिन तक की बात करेंगे तो 5 दिन इसके हो जाएंगे और 5 दिन इसके हो जाएंगे 10 दिन में से। फिर जो 11वां दिन होगा, क्योंकि बी ने स्टार्ट करा था इसलिए 11वां दिन इसका होगा, तो एक दिन इसका हो गया, और फिर वो जो 1/3 है वो किसका होगा, ए का होगा। तो इस तरीके से हमें यह पता चल गया कि बी ने 6 दिन काम कर रखा है और ए ने 5 से 1/3 यानी कि 16/3 दिन काम कर रखा है ए ने। इस 11 से ही 1/3 दिन में से 6 दिन बी ने काम कर रखा है और 5 से ही 1/3 दिन ए ने काम कर रखा है। क्लियर। अब हमें गिवन है कि ए अकेला तो इसे 48 दिन में कर सकता है, तो अगर ए जो है अगर वो एक काम को 48 दिन में कर सकता है, अगर 48 दिन में एक काम कर देता है तो 16/3 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ए ने कितना कर दिया होगा 16/3 दिन में। अगर 48 दिन में एक काम, तो 16/3 दिन में 1/48 और गुना में 16/3 यानी कि 1/9 काम जो है वो ए ने कर दिया। अगर 1/9 ए ने करा है, इसका मतलब यहां पर बी ने बचा हुआ 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 जो काम है ये किसने किया है, 8/9 पार्ट जो है वो किसने करा है, वो बी ने करा है। और कितने दिन में करा है, 6 दिन में करा है। क्लियर है, लेकिन हमें उससे 4 गुना काम कराना है। टोटल कितना कराना है, टोटल भी नहीं कराना, उसका 4 गुना कराना है। क्लियर है, तो यहां से हमें ये क्लियर है कि ये जो बी है ये 8/9 को कर रहा है 6 दिन में, और हमें बताना है कि 4 को कितने दिन में कर देगा। तो 6/8/9 और गुना में 4 कितना आ जाएगा भी, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 9 तिया 27 यानी कि 27 दिन में बी इस काम का 4 गुना कर देगा भी। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह का एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 84। देखिए दो क्रमागत सम संख्याएं चाहिए हमें, तो एक हम मान लेते हैं ये और दूसरा इवन नंबर है तो 2 का गैप होगा, दूसरा हम n+2 मान लेते हैं। तो हमारे पास दो नंबर है, एक है n और दूसरा है n+2। अब हमें गिवन है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 84 है, तो ये हमारे पास एक नंबर है इसका स्क्वायर, ये एक नंबर है इसका स्क्वायर, और इनका जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 84। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अभी, n² + 4 + 4n - n² बराबर किसके आ जाएगा 84 के, या फिर आप यहाँ पर a² - b² भी लगा सकते थे, किसी भी तरीके से जो भी आपको बढ़िया लगे। तो यहाँ से 4n जो है ये 80 के बराबर आ गया और n जो है वो 20 के बराबर आ गया। अब आपको क्या बताना है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। तो एक नंबर जो है वो n है यानी कि 20 और दूसरा n+2 यानी कि 22 है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ए वर्किंग पार्टनर एंड बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर इन ए बिजनेस। देखिए वर्किंग पार्टनर का मतलब है कि ए ने पैसा भी लगाया है और वो काम भी कर रहा है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है कि जो बी है उसने पैसा तो लगाया है, पैसा तो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, उसने बस पैसा लगा दिया। क्लियर है, अब हमें गिवन है कि ए ने 30,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, बी ने जो है वो 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। A receives 20% of the profit for managing the business and the rest is divided in the ratio of their capital। देखिए बाकी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो कितनी है 3 और 5। हमें गिवन है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तो ए को अलग से दे दिया जाएगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार प्रबंधन के लिए। बाकी जो बचेगा उसे ये आपस में अपनी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांट लेंगे। अब प्रॉफिट है कितना 10,000, उसमें से 20% यानी कि 2,000 तो उसको अलग से दे दिया, तो बचा कितना 8,000 बचा। वो जो 8,000 बचा है वो इस रेशो में बट गया, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो में। अब हमें बताना है कि बी का हिस्सा कितना है, तो जब आप 8,000 को इस रेशो में बांटोगे तो कितना आ जाएगा बी 5,000 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं,
देखिए इधर सभी, नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 39. 7 of them whose average weight is 40 kg leave the class and other 7 student whose average weight is 54 join the class. What is the new average weight of the class? क्लियर है? देखिए कैसे आप इसको कर सकते हैं. अगर हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं तो कैसे होगा वो सुनिए. देखिए 49 स्टूडेंट हैं जिनका औसत जो है वो 39 है, तो सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. क्योंकि आप जानते हैं सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49, एवरेज कितनी है 39, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ गया. तो ये इनका टोटल वेट आ गया 49 स्टूडेंट्स का. इसमें से 7 जिनका औसत 40 है उनको हटा दिया, तो 7 गुना 40 हटा दिया अभी, ठीक है. और 7 जिनका औसत 54 है उन्होंने ज्वाइन कर लिया, 7 जिनका एवरेज 54 है उन्होंने ज्वाइन कर लिया. अब आपको एवरेज बताना है, तो अब टोटल कितने हैं भी, अब भी टोटल 49 ही है, 7 गए 7 आ गए. क्लियर है? तो ये हमारे पास इनका जो नया औसत है ये आ चुका है. क्लियर है? न्यू एवरेज जो है, नया औसत जो है वो हमारे पास ये आ चुका है. अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा. तो कितना आएगा देखिए, 49 से 49 कैंसिल, 39 तो यहां पर बच गया. इधर अगर हम देखें ये कितना है भी, 7 कॉमन आ गया और ये 14, 14 सत्ते 98 और 98 बटा 49 करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 41. क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं. दूसरा मेथड अगर आप करते हैं तो यही कैलकुलेशन बस आप माइंड में कर सकते हैं. आप इन्हें यहीं पर एडजस्ट कर लेते, जैसे 40 वाले गए हैं और 54 वाले आए हैं, इसका मतलब 14 का इंक्रीमेंट हो गया और हैं कितने भी 7 हैं, तो 14 गुना 7 कितना हो गया 98 का इंक्रीमेंट हो गया टोटल में. अगर टोटल में 98 का इंक्रीमेंट हो गया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 करें तो 2 का एवरेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा. और अगर एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हो गया तो पहले 39 थी, अब 2 बढ़ गई तो 41 हो जाएगी. क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं. क्लियर है? डायरेक्ट किया जा सकता है. चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं भी. 200 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है और ए 10 सेकंड से जीत जाता है. देखिए ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए अभी यहीं पर खड़ा है स्टार्टिंग पॉइंट पर, लेकिन बी यहां से 25 मीटर आगे खड़ा है और तब ये रेस स्टार्ट हुई है. क्लियर है? और ए जो है वो 10 सेकंड से जीत जाता है. इसका मतलब क्या है कि जब ए फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके 10 सेकंड बाद बी वहां पर पहुंचेगा. इसका मतलब ये है. क्लियर है? तो देखिए ए ने जो डिस्टेंस कवर की है वो 200 मीटर कवर की है और बी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो 175 मीटर कवर की है, क्योंकि ये 25 मीटर आगे खड़ा था. अब ए 10 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब अगर इसने इतना टाइम लिया है तो इसने 10 सेकंड ज्यादा ली होंगी. तो ये है हमारी पहली स्टेटमेंट. अगर इसने x सेकंड्स ली हैं तो इसने x प्लस 10 सेकंड्स ली होंगी. ये हमारी पहली स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि अगर ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि अगर ये 200 मीटर जा रहा है तो ये कितना जा रहा है 155 मीटर. क्लियर? उस केस में द रेस एंड्स इन ए डेड हीट. देखिए डेड हीट का मतलब क्या है, डेड हीट का मतलब है वो रेस जिसमें सभी पार्टिसिपेंट सेम टाइम पर रेस को पूरी करते हैं. क्लियर? उसे बोलते हैं डेड हीट. क्लियर है? डेड हीट रेस. तो इसमें टाइम जो है वो दोनों ने सेम लिया है, तो इसने अगर x सेकंड्स लिया है तो इसने भी x सेकंड्स लिया है. क्लियर? ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है. अब क्या पूछा है अभी, हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर. आपको बताना है ए को 200 मीटर की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा. तो देखिए ए को 200 मीटर में उतना ही समय लगेगा जितना बी को 155 मीटर में लगता है, क्योंकि टाइम सेम ही है. ए को 200 मीटर में जितना समय लगता है उतना ही बी को 155 मीटर में लगता है. अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर तो वैल्यू सारी सेम है, तो यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर जरूर कर सकते हैं. अगर आप ध्यान दें इधर 155 मीटर और इधर इसने 175 मीटर, यानी कि 20 मीटर ज्यादा कवर किया. यहां x सेकंड्स और इधर x प्लस 10 सेकंड्स, तो यहां पर 10 सेकंड ज्यादा ली, तो 10 सेकंड ज्यादा ली है और 20 मीटर कवर किया है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो b है वो 20 मीटर कवर करने में 10 सेकंड का समय लेता है. क्लियर है? b जो है इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि 20 मीटर कवर करने में इसने जो टाइम लिया है वो 10 सेकंड का लिया है. क्लियर है? तो क्या आप बता सकते हैं 155 मीटर में कितना समय लेगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 बटा 20 और गुना में 155, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 77.5 सेकंड्स. अब ये जो टाइम है ये बी ने लिया है 155 मीटर कवर करने में, और बी ने 155 मीटर में जितना समय लिया है उतना ही ए ने 200 मीटर में लिया है.
इसका मतलब यही हमारा आंसर आ चुका है। ए का अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी यही आएगा। क्लियर है, क्योंकि ए ने 200 मीटर कवर करने में उतना ही समय लिया है जितना बी ने 155 मीटर में लिया है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 77.5। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, if two numbers are separately divided by a certain divisor, then the remainders are 350 and 250 respectively. If the sum of these two numbers is divided by the same divisor, then the remainder is 100. Find the divisor. देखिए अगर आप डिवाइजर कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइजर जो है ये किसके बराबर आता है, ये होता है R1 प्लस R2 और माइनस R3 के बराबर। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो पहले आया था 350, अब आया था 250 और बाद में 100। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा अभी, 300 और 200, 600 माइनस 100 यानी कि 500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सुभाष a 3.15 meter tall tree and a building are positioned such that their bases are collinear, ठीक है, on the ground and the tree is between सुहास and the building। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं भी, यहां पर बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं ट्री है और यहां पर मान लेते हैं सुहास है। ठीक है, अब हमें गिवन है सच दैट देयर बेस आर कोलिनियर। बेस कोलिनियर का मतलब है कि वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर लाई करें। ठीक है, तो ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। द ट्री इज 7.5 मीटर फ्रॉम सुहास। ठीक है, ये जो है ये यहां से 7.5 मीटर है। एंड द बिल्डिंग इज 45 मीटर फ्रॉम ट्री। बिल्डिंग जो है वो इससे 45 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसके बाद सुहास आइज द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सुभाष आइज आर 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसकी जो आइज हैं वो कितने ऊपर हैं, इससे वो इससे 1.8 मीटर ऊपर है। क्लियर है, 1.8 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर। क्लियर, अब देखिए, ठीक है, और ये मान लेते हैं यहां पर क्या है, ये ट्री है। ठीक है, अब हमें आगे क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो क्या है। देखिए 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा। ठीक है, और ऐसे ही ये भी कितना होगा, ये भी 1.8 होगा। क्लियर है, इसको हम h मान लेते हैं। अगर हम h कैलकुलेट करके और उसमें 1.8 ऐड कर दें तो हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। क्लियर है, और क्या डाटा गिवन है, 1.8, 1.8, 7.5, 45, एक 3.15 भी गिवन है। भी कहां पर है, 3.15 मीटर टॉल ट्री। ये जो ट्री है इसकी हाइट दे रखी है 3.15। क्लियर है, जिसमें से 1.8 है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें, इसको मैं इधर पहले पूरा ही लिख लेता हूं, ये है 3.15। क्लियर है, अगर हम 3.15 में से 1.8 को घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी। जब आप 3.15 में से और 1.8 को घटाओगे तो कितना आएगा भी, इधर 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। क्लियर है, और इधर 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.35। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू है ये है 1.35। ठीक है, यहां से और यहां तक इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1.35 लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इसके बाद देखिए, अब ये हमारे पास डाटा है, यहां से हमें सोल्व करना है। तो देखिए क्या क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए ये है 45 और ये है 7.5। तो यहां से ये जो टोटल हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा भी, ये टोटल हो जाएगा 7 और 5 12 यानी कि 52.5 ये हो जाएगा। ठीक है, और उतना ही ये भी होगा। तो हमें ये पता है। क्लियर है, 52.5 है ये। ठीक है, और हमें ये वाली जो लेंथ है ये भी पता है, ये 7.5 है। ठीक है, ये कितना है, ये 7.5 है, और ऐसे ही ये जो है ये कितना है, ये 52.5 है। क्लियर है, अब ये सारी वैल्यूज हैं। अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो कैसे होगा, देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो छोटी ट्रायंगल आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें अगर आप tan थीटा अप्लाई करें तो आपको परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। ऐसे ही जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर h है और बेस जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं h अपॉन ये टोटल कितना है अभी 52.5 इज इक्वल टू, क्लियर है,
इधर कितना आ जाएगा 1.35 और डिवाइड बाय 7.5। क्लियर है? तो इसे आप सोल्व कर लें तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं अभी इधर 25 से हो जाएगा, 25 दिए 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 3 से फिर ये 7 बार हो जाएगा। 7 गुना 1.35 अगर हम करते हैं तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, 2 और 7 और 2 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम हाइट कैलकुलेट करें तो ये जो 9.45 है इसमें हमें 1.8 को ऐड करना होगा और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 11.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, देखिए इधर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए जब आप ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4/3, और जो मीडियन से आप ट्राइंगल बनाओगे 12 35 37 इसकी साइड है, 12 35 37 जो है वो ट्रिपलेट होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। इसका एरिया आप हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ना बनती तो फिर हम इसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेते। ठीक है, तो अभी इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और यहां से कितना आ जाएगा 35 दूनी 70 और गुना 4 280, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए हमें जो वर्टिसेस गिवन है, एक हमें गिवन है 2 और 4, ठीक है, फिर हमें गिवन है 0 और 0, फिर हमें गिवन है -3 और 6, और फिर ये जो 2 और 4 आपने शुरुआत में लिखा था इसको एक बार और लिख लो। अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/2। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इनको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, और इनका डिफरेंस लो, तो 0 - 0, ठीक है, ये 0 ही आ जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद इसको इधर करो और इसको इधर करो तो ये भी कितना आ जाएगा अभी, यहां पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0 और -0। क्लियर है? ये भी हमारे पास 0 ही आ गया। इसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको इधर, तो ये कितना आ जाएगा -12 और माइनस में 6 दूनी 12। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका हमें मोड लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये 0, ये भी 0, और ये कितना आ गया -24, और उसका मोड लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। या फिर जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन्हें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लें तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, उसमें भी आप पुट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Find the diameter of a wheel that makes 113 revolutions to go 2 kilometer 26 decameters। देखिए इधर, देखिए एक तो यहां पर थोड़ा सा कन्वर्जन जो है वो मैं आपको नोट करा देता हूं, वो आप याद रख लेना। जैसे 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर ये 0.001 मीटर के बराबर होता है, या फिर 1/1000 मीटर भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर जो होता है ये 0.01 मीटर के बराबर होता है, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, अभी लिख ही देता हूं इधर 1/1000 मीटर भी आप लिख सकते हैं, या फिर 1/100 मीटर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही 1 डेसीमीटर जो होता है ये 0.1 मीटर के बराबर होता है, या फिर आप इसे 1/10 मीटर लिख सकते हैं। ऐसे ही जो 1 डेकामीटर होता है, ठीक है, 1 डेकामीटर ये 10 मीटर के बराबर होता है। ऐसे ही जो 1 किलोमीटर होता है ये 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स जो हैं ये मैंने आपको बता दी, ये आप याद रख लेना, काम आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं भी क्या है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील दैट मेक्स 113 रेवोल्यूशंस टू गो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर्स, और आंसर जो है वो हमें मीटर में दे रखा है। तो पहले तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम बदल लेते हैं मीटर में। देखिए डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखी है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। 2 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो 1000 गुना करना है, और 26 डेकामीटर को मीटर में बदलें तो 10 गुना करना है, यानी कि 2260 मीटर आ गया है। क्लियर है? अब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दे रखी है 113, और हमें क्या बताना है, हमें डायमीटर बताना है, व्यास बताना है। क्लियर है? आप जानते हैं
कि जो रिजल्ट होता है इसके लिए वो क्या होता है। रिजल्ट होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस। क्लियर? डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस। क्लियर? क्योंकि एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होती है वो किसके बराबर होती है? वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। और अगर n रेवोल्यूशंस हैं तो मल्टीप्लाई बाय n हो गया, तो डिस्टेंस क्या आ गई? n इंटू सी। अब डिस्टेंस की जगह पर मैं रख रहा हूं 2260, रेवोल्यूशंस की जगह पर 113, और ये जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर होती है, 2 और पाई और आर। क्लियर है? यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए भी इधर 113 का ये 2 गुना है तो 20 तो यहां से आ गया। इसके बाद 2 से रहने दो, ठीक है, क्योंकि 2r ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 2r जो है वो डायमीटर ही होता है सीधा, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 2 से 11 आ गया और ये 2 से 10 आ गया। तो यहां से 2r की जो वैल्यू आ गई, यानी कि जो डायमीटर आ गया, ठीक है, डायमीटर की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई? 70/11। तो 11 6 66, 4/11 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ यही है। इधर मैंने आपको थोड़ा यूनिट्स के बारे में बता दिया और इधर तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। क्लियर है? सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ ये है, ये ना सोचे कि पूरा बोर्ड भर दिया इतने छोटे क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स आर इन द रेशियो। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? 2 स्फीयर है, जब आप उनकी वॉल्यूम की रेशियो लोगे तो वहां से आर क्यूब की ही रेशियो आएगी, क्योंकि एक की जो वॉल्यूम है वो है मान लो 4/3 पाई आर क्यूब और दूसरे की जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी जो रेशियो है वो 125 और 64 दे रखी है। क्लियर है? जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, तो यहां से आर क्यूब बाई आर क्यूब की ये रेशियो आ गई। तो आर रेशियो आर जो है ये किसके बराबर आ गया? 5/4 आ गया। अब हमें दे रखा है कि इनकी जो रेडियस है उसका सम 36 है, तो आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया क्या है, ए का सरफेस एरिया क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम इनका सम देखें तो यहां पर इनका जो सम आएगा वो तो 9 आएगा, लेकिन हमें 36 दे रखा है जो कि 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा? 16। अब यहां पर हमें सरफेस एरिया बताना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये कितनी आएगी? ये आएगी 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो 400 गुना 4 यानी कि 1600 पाई सेंटीमीटर या मीटर जो भी स्क्वायर में दे रखा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 4 girls sit around a round table if boys and girls sit alternate to each other। देखिए जब आप एक लाइन में लोगों को बैठाते हैं या फिर आप एक सर्कल में लोगों को बैठाते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए आप एक रो में, एक पंक्ति में लोगों को बैठाते हैं, मान लीजिए n पीपल हैं, इन्हें आप बैठाते हैं। क्लियर है? तो इस केस में जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हैं, मान लीजिए आपने n लोगों को एक पंक्ति में बैठाया, अब आप उन्हें अरेंज करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे अरेंज करेंगे? आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल से। लेकिन अगर आप सर्कल में बैठाते हैं, सर्कल में मान लीजिए आपने n लोगों को बैठाया है, तो जब आप उन्हें अरेंज करेंगे तो उसमें क्या होता है? देखिए सर्कल में, जैसे अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब हम सर्कल में बैठाते हैं तो हम किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। मान लो हमें 5 लोग बैठाने हैं तो हम एक को फिक्स कर लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में बाकी बचे हुए चारों को अरेंज कर देते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, क्योंकि हमने मान लीजिए n लोग हैं, उनमें से हमने एक को फिक्स कर लिया और बाकियों को उसके रिस्पेक्ट में अरेंज कर दिया। तो क्योंकि हमने एक को फिक्स कर लिया है इसलिए एक उनमें से कम हो जाता है और बाकी कितने बचे? n-1 बचे, सिर्फ उनको अरेंज करना होता है। और जब आप n-1 को अरेंज करते हो यहां पर n-1 फैक्टोरियल से आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंस होता है जब आप एक लाइन में बैठाते हैं या फिर आप एक सर्कल में बैठाते हैं उसमें। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां बिठानी है। मान लेते हैं यहां पर है B1, अल्टरनेट होने चाहिए, लड़का लड़की फिर लड़का फिर लड़की, इस तरीके से। यहां पर G1 मान लेते हैं, यहां पर B2 मान लेते हैं, यहां पर G2 मान लेते हैं, यहां पर B3 मान लेते हैं, यहां पर G3 मान लेते हैं, यहां पर B4 मान लेते हैं, यहां पर
G4 मान लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 4 लड़के और 4 लड़कियां बैठा दी। अब मैंने आपको बताया कि जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें एक को फिक्स कर लेना होता है और बाकियों को उसके रिस्पेक्ट में अरेंज कर देना होता है। किसी एक को फिक्स कर लो। मान लो आपने इसको फिक्स कर दिया। अब देखिए हमारे पास 4 लड़के थे, 4 लड़कियां थी, हमने एक लड़के को फिक्स कर लिया, तो बाकी जो 3 लड़के बचे उन्हें जब आप अरेंज करोगे तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हो? उन्हें आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, बाकी बचे हुए 3 लड़कों को। और जो 4 लड़कियां उन्हें आप 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। तो ये कितना आ गया अभी? 6 गुना 24 यानी कि 144 तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, देखिए जरूरी नहीं है कि बॉयज को ही फिक्स करना था, आप गर्ल्स को फिक्स कर लीजिए, ठीक है, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन। देखिए कोड जो होता है वो क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट ही होता है, और एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। क्लियर है? अब आपको 21 जो पॉइंट है उनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं तो कोड बन जाएगी। तो 21C2 से आप ये कर सकते हैं, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। इससे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 210। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, odds against A solving the problem are 4:3 and the odds in favor of B solving the problem are 7:5. Find the probability that none of them can solve the problem. देखिए अगर कोई भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कैन सोल्व, ठीक है, कोई भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि ए सोल्व नहीं कर पा रहा है और मल्टीप्लाई बी भी सोल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये होगी। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अभी यहां पर ऑड्स जो है, ऑड्स अगेंस्ट ए, ये हमें दे रखा है 4:3। क्लियर है? जब आप ऑड्स अगेंस्ट की बात करते हैं तो ऊपर क्या आता है? नॉन फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या आती है? फेवरेबल। क्लियर है? यहां से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें, ए नॉट सोल्विंग द प्रॉब्लम, क्लियर है, मींस प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट ए अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगी? देखिए जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है अभी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? अब हमें देखना है कि ए जो है वो उसे सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स ये है, फेवरेबल ये है, तो नॉन फेवरेबल कितनी है? 4। टोटल कितनी है? 4 और 3 7। क्लियर है? अगर हम यहां से देखें ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, ये हमें कितना दे रखा है? 7/5 दे रखा है। यहां से बी के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो वो क्या आएगी? देखिए जब आप लिख रहे हैं ए ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, इसका मतलब अगर फेवर में लिख रहे हैं तो ये क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। ये क्या है? नॉन फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन इधर आपको क्या चाहिए? नॉन फेवरेबल की चाहिए। तो नॉन फेवरेबल क्या है? 5, और डिवाइड बाय टोटल कितना है? 7 और 5 12। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो ये आ जाएगा 4/7 और गुना में 5/12। तो ये 4×3=12 और 5/21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन है 4x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 8, और आपको कैलकुलेट करना है 18x² प्लस 1/8x²। देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये जो 18 है ये इस 3 का मल्टीपल है, और ये जो 8 है ये 4 का मल्टीपल है। तो पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं यहां पर 3 ले आता हूं और यहां पर 4 ले आता हूं तो बात बन सकती है। उसके लिए यहां पर 3 लाने के लिए मैं इसको 3/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 3x प्लस 1/4x की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 6 आ जाएगी। अगर आप यहां से स्क्वायर करते हैं तो 9x² प्लस 1/16x² जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 2 तो आएगा ही, साथ में ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये भी आएंगे, तो 3 गुना 1/4 भी आएगा, साथ में 3 गुना 1/4 भी आएगा। क्लियर है? जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये 2 गुना और ये 36 माइनस 3/2, 36 दूनी 72, यानी कि 69/2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें बताना क्या है? 18x² और 8x²। तो आप इसको अब 2 गुना कर दें। जब आप 2 गुना करोगे तो यहां पर आ जाएगा 18x² प्लस में यहां पर कितना आ जाएगा? 1/8x²
और इज इक्वल टू, यहां पर जब आप 2 गुना कर दोगे तो 69/2 को 2 गुना करने पर कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ये क्वेश्चन देखें भी, इसमें हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे होगा, देखिए ये है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा के बराबर होता है, ये भी cos 2 थीटा, तो ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर द सप्लीमेंट्री एंगल, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल के, देखिए k का सप्लीमेंट्री क्या होगा, k का सप्लीमेंट्री होगा 180 - k का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 - k, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 180 - k की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 12x + 4, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ k यानी कि 90 - k, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6x। क्लियर? अब यहां से अगर आप इसे 2 गुना कर देते हैं, जब आप इसे 2 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 180 - 2 के आ जाएगा, और बराबर में 12x आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2k - k करेंगे, k बचेगा, और बराबर 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the data of the number of appeared and passed students of class 12 in section ABCDE. How many students failed in section C? आपको बताना है कि C में कितने फेल हुए हैं। देखिए अगर हम C की बात करें तो C का जो डाटा है वो ये है। ठीक है, C की जो वैल्यू है यहाँ पर वो ये है 100 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितने हैं 1800। तो हम ये देखते हैं कि टोटल C में अपीयर कितने हुए हैं, तो 1800, ये जो 1800 ये किसकी वैल्यू है, टोटल अगर हम बात करें एंगल में तो 360 डिग्री, तो ये 360 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई और 100 की वैल्यू जो है वो इतनी आ गई, तो यहां से कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो इतने अपीयर हुए थे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सी की वैल्यू जो है वो ये है, टोटल जो पास है वो कितने हैं 800। क्लियर है? और 800 में से पास कितने हैं भी 25% जो है वो पास है। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा 200 जो है ये पास है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है फेल कितने हैं। तो जो अपीयर हुए हैं वो 500 हुए हैं और पास हुए हैं 200, इसका मतलब 300 जो है वो फेल हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इसके बाद है the following table gives the percentage of marks obtained by 6 students in 6 different subjects in an examination. The number of students who appeared 60% marks and above in all the subject. मतलब आपको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60% या उससे अधिक आए हैं सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो देखिए टोटल जो मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो 100 हैं, 100 100 100 सभी के 100 ही हैं। ठीक है, अब हमें देखना है 60 या उससे ऊपर हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, 60 या उससे ऊपर। इसमें अगर हम देखें तो ये 60 से कम हो गए, तो ये वाला तो हट गया अभी। ठीक है, इसमें ये वाले 60 से कम हो गए, ये वाला भी हट गया। इसमें ये 60 से ऊपर है, ये 60 से कम हो गए, ये भी हट गया। ये 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, ये सारे 60 से ऊपर है, तो एक तो ये हो जाएगा अभी। आगे देखते हैं, इसमें ये 60 से कम हो गया, ये भी हट गया अभी। इसमें ये 60 से ऊपर है, ये भी ये भी ये भी, ये सारे 60 से ऊपर है, यानी कि डी और एफ, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी और एफ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इसमें हमें गिवन है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ डिस्प्ले द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2010 से 2015। द लाइन ग्राफ डिस्प्लेइंग द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, तो ये जो लाइन ग्राफ है ये रेशियो बता रहा है, जैसे 0.9 यानी कि 9/10 है, ये मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रेशियो है। क्लियर है? जैसे 9/10 का मतलब है कि 9 एक्सपोर्ट करा और 10 इंपोर्ट करा। ठीक है, ऐसे ये 12/10 हो जाएगा, 1.2 है, 0.7 है तो ये 7/10 हो जाएगा, 24/10, ये 35/10, 24/10। अब क्या बताना है, इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज मोर देन कंपनी इंपोर्ट। आपको बताना है कि कितने वर्षों में जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा है।
देखिए रेशो जो हमें गिवन है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गिवन है। अगर ये ज्यादा है, अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो ये जो आंसर आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से बड़ी आएगी। तो चेक कर लेते हैं किस में ये 1 से बड़ी है। तो एक तो यहां पर ये 1 से बड़ी है, उसके बाद यहां पर 1 से बड़ी है, यहां पर भी 1 से बड़ी है और यहां पर भी 1 से बड़ी है। तो 4 में ऐसा होगा भी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री during a certain period of time is given in the following bar graph, during which year the difference between import and export is minimum। आपको बताना है कि किस वर्ष में इंपोर्ट, आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर है वो न्यूनतम है, ये आपको बताना है। 2018-19, 16-17, 17-18, 19-20, ये हमें देखना है। तो पहले अगर हम देखें 18-19 में जो गैप है ये कितना है अभी, 15 का है। ठीक है, ये तो काफी कम हो गया। 16 और 17 में अगर हम देखें, 16 और 17 का है, 16 और 17 में ज्यादा है 20 से। 19 और 20 में अगर हम देखें तो ये भी बहुत ज्यादा है। 17 और 18 में अगर हम देखें तो ये भी बहुत ज्यादा है, यानी कि 18 और 19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डाटा को देखकर ही आपको कोई खास कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, देखकर ही आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, द चार्ट शोज द क्वांटिटीज ऑफ मशीन M1, M2, M3 अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोर्स S1, S2, S3, S4। Which store have more number of M2 machines than the average number of M2 machines per store? M2 machines देख लेते हैं भी टोटल हैं कितनी। देखिए M2 जो है वो ये है ब्लैंक वाली, यानी कि M2 यहां पर कितनी है 12। ठीक है, यहां पर कितनी है 8, तो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 14 42। ठीक है, तो कितनी है टोटल। एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा 42/4, यानी कि 4 एकम 4, उसके बाद 0 और 4 पंजे 20। ठीक है, 10.5 आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है विच स्टोर हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन्स देन द एवरेज। मतलब किसके पास जो M2 मशीन्स हैं वो एवरेज से ज्यादा हैं। तो एवरेज से ज्यादा अगर हम देखें, एवरेज है 10.5, तो यहां पर 12 है, तो ये एवरेज से ज्यादा है। ये 14 है, ये भी एवरेज से ज्यादा है, यानी कि S1 में और S4 में ज्यादा है, यानी कि S1 एंड S4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।